जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम सबसे पहले कवर करेंगे भूगोल के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल पढ़ने के बाद आगे के चैप्टर जैसे जनजाति हो गया, इतिहास हो गया, उसके बाद जो शासन प्रशासन से जो प्रश्न आते हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको लगता है कि हमने आपको कुछ नॉलेज दिया है ना। कोई भी चैनल फॉलो करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपका कोई समय तो खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे भी चैनल है जिसमें आपके भी खास समय बहुत खराब होने वाले हैं। इसलिए हमारा भी चैनल हम आपको बोलते हैं कि पहले अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, देख लीजिएगा, समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज सीधे हमारे टॉपिक। ठीक है, सीधे टॉपिक पर चलेंगे और आज हमारा टॉपिक का नाम है भूगोल। और भूगोल में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि भूगोल के दृष्टिकोण से जो छत्तीसगढ़ का स्टेट है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, ग्लोब में कहाँ पे है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, अक्षांशीय दशांतरी विस्तार क्या है, कितने राज्यों से घिरा हुआ है ना। ये सब चीजें हम देख लेंगे इस चैप्टर में। और हो सकता है यदि एक वीडियो में कवर ना हो कितने हो ये टॉपिक में भी, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार हो सकता है कि ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो इसका एक से दो वीडियो टॉपिक बनाया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले पढ़े हम ग्लोब के बारे में। इससे पहले आपको भी पता होगा कि ग्लोब क्या होता है। अब ग्लोब पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें आपको बताना है छत्तीसगढ़ का ग्लोब में क्या स्थिति है, या फिर ग्लोब के हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं हम ये आने वाले इसके बाद जस्ट आपको बताएंगे कि इससे कैसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कैसे प्रश्न बन सकता है और कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब है, यहाँ पे आपको अक्षांशीय और देशांती रेखाएं देखने को मिल जो ग्रिड फॉर्म में है। ठीक है, ये जो नीचे ये वाला ऐसा प्रकार का रेखा है इसको हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये अक्षांश है। और ये जो खड़ी रेखा है इसको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इस खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस खड़ी रेखा को कहा जाता है देशांतर। ठीक है, अब हम ये क्यों बता रहे हैं, देखिए आपको पता है कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब में, ठीक है, भारत की स्थिति है ग्लोब में उत्तर पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, सबको ये पता है कि सबको क्या पता होगा, ये है ना, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यदि हम इस पूरे ग्लोब को उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम में बांटा जाए, बांटने की कोशिश करें, तो ये वाली रेखा को हम मान लेते हैं 0 डिग्री। क्या मानेंगे? 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है ना, जहां पे मैं पीला कलर कर रहा हूं वो 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब इस 0 डिग्री के ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। और नीचे के जितने अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाएंगे। ये आपके भारत के भूगोल या फिर विश्व के भूगोल का टॉपिक है। हम यहाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे ताकि आपका प्रश्न यहाँ न रुके। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि ये जो सेंटर वाला लाइन है इसको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर रेखा, जिसको हम प्राइम मीडियन भी कहते हैं, और देशांतर रेखाओं से ही समय की गणना की जाती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं से ही समय की गणना की जाती है। तो ये तो सेंटर वाला हो गया। देखिए जहां से मैंने व्हाइट कलर करना शुरू किया है ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया। अब इसके पीछे वाले हिस्सों को हम कह देंगे पश्चिमी। ठीक है, और इसके आगे वाले जितने भी देशांतर रेखाएं होंगे, जैसे ये देशांतर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पे हम भारत की स्थिति समझने वाले हैं कि भारत कहाँ पे है। तो भारत जो देश है वो ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में है, मतलब उत्तर पूर्वी हिस्सा में। अब देखिए उत्तर पूर्वी कहाँ है? ये उत्तर है और ये पूर्वी है, तो हो न हो भारत हमको यहाँ दिखेगा। यदि हम इसको 23.5 डिग्री मान लेते हैं तो भारत जो आधा 23.5 डिग्री में होता है इस प्रकार से।
ठीक है, ये इस प्रकार से हम ये भारत यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, हम भारत किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत में है इसलिए, है ना। प्रश्न कई बार ऐसे बनता है कि छत्तीसगढ़ जो है उत्तरी दक्षांश में है, सॉरी उत्तरी देशांतर में है कि दक्षिणी देशांतर में है, तो देशांतर रेखा में, लेकिन उत्तरी है कि दक्षिणी है ये पूछा जाएगा। में भी ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि सही सही आपको बताना है तो छत्तीसगढ़ या फिर हम भारत की बात करें तो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है हमारा भारत, और इसके अंदर है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भारत हो गया, और इस भारत के अंतर्गत है छत्तीसगढ़ इस प्रकार से। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति हो गई ग्लोब के अनुसार से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है। प्रश्न इससे कई बार यदि बना होगा, नहीं बना होगा तो बनने की संभावना है। एक लाइन में पूछा जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, या फिर आपको कूट भाषा में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी था। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, ये देखिए, ये है भारत की अवस्थिति। ठीक है, ये क्या है, भारत की अवस्थिति है। अब यदि हम इसका देशांतर देखें तो देशांतर ये देखिए, ये जीरो इक्वेटर है, इसको कहते हैं अक्षांश है, ये इक्वेटर है, अक्षांश है, ये जीरो है। ठीक है, जीरो के बाद हमारा जो मेन है जहां हमको पढ़ना है, ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और किसी भी ग्लोब में या फिर किसी भी भारत की अवस्थिति देखिए, या किसी भूभाग की जो स्थिति है ये देखेंगे, तो वहां का जो देशांतर रेखाएं ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाओं से ही पता चलता है कि जो आप भौतिक में जो स्थान पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई देश हो या महाद्वीप हो, वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा या फिर कैसे होगा, गर्म होगा, नम होगा, ठीक है, या फिर बर्फीला होगा, ठंडी होगा, ये वहाँ के अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही तय किया जाता है, या फिर अक्षांश रेखाओं से ही पता चलता है। ठीक है, यदि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसका मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है। ठीक है, मेनली ये कहा जाए कि जो सूर्य की किरणें हैं इस कर्क लेखे मकर की रेखा में, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच की जितने भी लाइंस होंगे, जितने भी अक्षांश रेखा होंगे, और उसमें जितने भी हमारे लैंड्स होंगे, उस स्थिति में वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे देख लीजिए अफ्रीका, इतना अफ्रीका का एरिया बता देता हूँ, एक मिनट, ये है अफ्रीका का एरिया, ये देखिए, ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका के से हमारे तीनों रेखाएं गुजरती है, ये सेंटर वाला, और ये नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब यहाँ पूरा गर्मी इतना है कि आदमी झुलस जाता है। तो हमने क्या सीखा कि अक्षांशरी विस्तार से पता चलता है कि लोगों का जो घर है या फिर जो लैंड्स हैं वो कितने गर्मी में होंगे। अब हम भारत की बात करें तो भारत का जो स्टार्टिंग होता है वो 8 अंश कुछ है, यहाँ पे 8 यहाँ से 4 डिग्री ऐसा कुछ है, यहाँ से स्टार्ट होता है भारत, और ऊपर चला जाता है 67 के आसपास का, तो 67 के आसपास का। या फिर ये देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है या फिर भारत का जो नीचे का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो बहुत गर्म हिस्सा है ना, गर्म हिस्सा है। ठीक है, गर्म हिस्सा है। दूसरी बात, जो कर्क रेखा है भारत को बीचों बीच से काटती, देखिए भारत के बीचों बीच से गई है कर्क रेखा। ठीक है, इसका मतलब भारत को के एकदम आधे में बांट देती है, कि आधा भारत के ऊपर जो है, देखिए इस क्षेत्र की बात करें जहां तक कि मेरा पेंसिल चल रहा होगा, यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, उसके कंपेयर देन जो कर्क रेखा के ऊपर की जो स्थान है वहां पे हीट कम पड़ेगा, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी तेज जाते हैं। अब हम आपको ये क्यों क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़। बता क्यों रहे हैं, तो बताने का कारण ये है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ का जो लास्ट ऊपर का जो उत्तरी भाग है वो मात्र कर्क रेखा में आता है, बाकी जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत गर्म स्थल है। ठीक है, इसलिए आपको भारत की स्थिति बताई गई है। अगला चलते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे भारत में छत्तीसगढ़ की अवस्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति क्या है, बाकी छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखाएं गुजरती है, कौन से अक्षांश, देशांश, ये सब चर्चा करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, या फिर बनता भी है कि भारत में छत्तीसगढ़ कहाँ है। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो देखिए ये भारत में छत्तीसगढ़ यहाँ पे है।
ठीक है। अब इससे एक प्रश्न ये बनता है कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं? क्या राज्य हैं? पड़ोसी राज्य हैं। अब हम यहाँ पड़ोसी राज्यों के नाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। पड़ोसी राज्य के नाम की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। पहला पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो ये देखिए, ये है आपका यूपी, जो थोड़ा सा एरिया बनाता है हमारे बलरामपुर जिले का। ठीक है, आगे और डिटेल करेंगे कि कौन सा जिला कौन सा राज्य किस जिला को टच कर रहा है, या फिर कौन सा जिला कितने राज्यों के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास राज्य आता है, तो वो है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में अभी के एग्जाम के पीएससी के एग्जाम में पूछा था कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, या फिर इनके कितने पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दूसरे राज्य के बारे में। तो ये देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी छत्तीसगढ़ से लग रहा है। कितने जिलों से लग रहा है हम ये बाकी बाद में देखेंगे, फिलहाल कितने कौन कौन से राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से लग रहे हैं। ये हो जाएगा एमपी, में शॉर्टकट लिख रहा हूँ एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब तीसरे राज्य के बारे में बात करते हैं, तो ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र जो भी है वो भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना वाला हिस्सा देखिए, ये तेलंगाना वाला हिस्सा है, मैं इसको लिख रहा हूँ टीएल, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। अब चलते हैं पांचवें राज्य के पास। पांचवें राज्य के पास ये देखिए, यहाँ पे आपका सुकमा के थोड़ा सा एरिया कवर करता है एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ से लगा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं छठवें राज्य के पास। छठवें राज्य है उड़ीसा, जो सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया बनाता है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ। तो यह है ओडिशा, मैं ओडी करके इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ओडी, ओडिशा। सातवें नंबर पर हमारा राज्य आता है झारखंड। देखिए ऊपर झारखंड है, इसको मैं जेएच कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब भी हाल ही के एग्जाम में, अभी जो संडे का एग्जाम हुआ 11 तारीख में, उसमें पूछा गया था कि भारत छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन में था 3 4 5 6, है ना, 6 5 6 7 ऐसे करके ऑप्शन में उत्तर था, ऑप्शन था। कई लोगों ने 6 लगाया, कई लोगों ने 7 लगाया, है ना। तो जिसका जितना बुद्धि पड़ा, लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक्यूरेट पता चल गया कि जो छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले ऐसे हैं, 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, 7 राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, यदि संख्यात्मक में आपको पूछा जाए, ठीक है, संख्यात्मक में यदि आपको पूछा जाए कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया से लगे हैं या फिर उससे सीमा साझा करते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न आपको बड़ा बड़ा क्लिष्ट वर्ड पूछा जाएगा कि सीमा साझा करते हैं, है ना। इस प्रकार के शब्दों को आपको पकड़ना है। तो कितने राज्य हैं? 7 राज्य। याद रखिएगा, संख्यात्मक प्रश्न अभी पीएससी में पूछा है। बहुत लोग कई बार इसको हल्के में लेते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछ देगा, अभी पीएससी में तो पूछ दिया इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हमेशा एनी टाइम रेडी रहना है। ठीक है, एनी टाइम आपको रेडी रहना है कि आपको कुछ भी प्रश्न पूछ देगा पीएससी, कुछ भी प्रश्न पूछ देगा पीएससी। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्य तो ठीक है, लेकिन ये 7 राज्य में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, ये 7 राज्य में से सबसे बड़ा, या फिर भारत की स्थिति में या फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति में पूछ दिया जाएगा। मेनली ऐसा पूछा जाएगा जैसे छत्तीसगढ़ की 7 राज्य सीमाएं लगती है, उन 7 में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? ठीक है, उस 7 में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है फिलहाल मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। और उससे सबसे छोटे की बात किया जाए तो सबसे छोटा राज्य होगा झारखंड। झारखंड छोटा है ना, ये छोटा राज्य है। ठीक है, तो इस लेक्चर से आपको क्या पता चला? पहली बात, 7 राज्य जुड़े हैं। दूसरी बात, इसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है ये आपको पूछ दिया जाएगा, और सबसे छोटा राज्य कौन है ये आपको पूछ दिया जाएगा। तो इससे आपको हमेशा एनी टाइम अपडेट्स रहने हैं। दूसरा बात ये पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो वो उसका श्रेय देंगे हम ओडिशा को। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है कौन? ओडिशा।
और सबसे कम साझा करता है आई मीन शायद तेलंगाना या फिर इसमें से एक आंध्र प्रदेश होगा, दोनों में से कोई एक है। यदि आपके पास कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही कि कौन सा राज्य जो है छोटा सीमा साझा करता है। ठीक है, यदि हम इसमें आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि यदि आपको पता है तो जरूर आप कमेंट साझा कीजिए। अगर नहीं पता होगा तो हम इसको जस्ट अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे इसका उत्तर कि सबसे छोटा सीमा कौन साझा करता है। ठीक है, सबसे कम अंतर, सबसे छोटा जो राज्य है ना, जो उसके छूता है छत्तीसगढ़ को। जैसे ये देखिए, ये इतना बड़ा एरिया साझा करता है। उड़ीसा इसी प्रकार से इतना बड़ा एरिया जो है हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वैसे ही सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से मिलने वाला है। ठीक है, आराम से बहुत आप इजीली प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो भारत में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ये है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न और बन सकते हैं कि यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, यदि आपको जस्ट प्रश्न पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के कौन से हिस्से में आता है, हिमालय हिस्से में, है ना, तटीय हिस्से में, या फिर जो समतल मैदान है, उत्तर प्रदेश का जो मैदान है, यूपी का जो मैदान है, या वहां से छत्तीसगढ़ बिलोंग करता है, या फिर ये कहेगा कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आता है। तो जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ना तो ये हिमालय क्षेत्र में आता है, ना ही ये हमारे थार के मरुस्थल से संबंधित है, और ना ही कोस्टल प्लेन एरिया, मतलब ना तो ये हमारे समुद्री एरिया से लगा हुआ है ना। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है भारत के संदर्भ में, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल या फिर प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में आता है। ठीक है, या फिर ये प्रायद्वीपीय पठार प्रकृति का है, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा बात हम इसमें ये करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ लैंडलॉक एरिया है। लैंडलॉक एरिया का मतलब ये होता है कि वैसा क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्र से ना लगा हो, या यदि हम फिलहाल राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य के बारे में, तो वैसा राज्य जो समुद्री सीमा से ना लगा हो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, समुद्री सीमा से ना लगा हो, समुद्री सीमा से ना लगा हो। ठीक है, ना लगा हो। दूसरा है कि अन्य देशों के साथ साझा ना करता हो, मतलब अन्य देश के साथ उस राज्य की सीमा ना लगा हो। अन्य देश में अन्य लिख देता हूं, अन्य देशों से सीमा ना साझा करे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को देखिए, ये तो समुद्र से, वैसे तो समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी ये समुद्र की जो रेखाएं हैं या फिर इसका जो बॉर्डर है समुद्र से कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है या फिर छत्तीसगढ़ जो है किसी अन्य देश के साथ भी बॉर्डर साझा नहीं करता है। जैसे हम ये बिहार के बारे में बात करेंगे तो बिहार नेपाल से सीमा साझा करता है। यदि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे जो एक देश है ना म्यांमार, है ना, वहां से म्यांमार हो गया, या फिर बांग्लादेश बोलते हैं, म्यांमार बोलो, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ ना तो समुद्री हिस्सा में और ना ही किसी देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत की स्थिति में आप इतना तो छत्तीसगढ़ के बारे में समझ गए होंगे। फिलहाल 19 मिनट का समय हो गया है। हम सोच रहे हैं कि आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपको रोक कर दिखाई जाएगी। ठीक है, यदि आपको कुछ और जानना है, देखिए अभी हमने केवल इसका भौगोलिक स्तर स्टार्ट ही किया है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में कि जो भौगोलिक स्थिति तो स्टार्ट हुआ है, अभी हम और बहुत इसमें सीखना बाकी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है आज 20 मिनट का क्लास हो गया है, इसके बाद और नेक्स्ट क्लास आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास आएगा और ये लगभग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति।
क्लास के बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको इसी स्पीड से पढ़ना है कि इससे ज़्यादा स्पीड करना है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि फाउंडेशन क्लास स्लो ही चलेगा और आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलेगा। इतना ही, यही से आपको बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजस्थान से नहीं लगती है, ठीक है, यूपी से लग रहा है, बिहार से नहीं लग रहा है, वेस्ट बंगाल से नहीं लग रहा है ना, कर्नाटक से नहीं लग रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, गुजरात से नहीं लग रहा है। ठीक है, और जैसे ये 7 राज्य है, 7 राज्य से तो ये लग ही रहा है, लेकिन इसके छोड़े यदि ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है कि इससे लग रहा है कि इसका सीमा से साझा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा और हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र मत रहिएगा कि आपको एकदम ऊपर ऊपर पढ़ा के हम निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी ये स्टार्टिंग है, लगभग मुझे तो लग रहा है कि 5 वीडियो ना बन जाए इसी पर, क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का, मेनली पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी जिला या फिर गांव कौन सा है। दूसरी बात, कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, या फिर कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को टच करता है। कितने लैंड लॉक्ड जिले हैं, कितने बाहरी जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को साझा करते हैं अपनी सीमा। ये सब प्रश्न पढ़ने वाला है। कौन छोटा जिला है, कौन बड़ा जिला है, यहाँ से आपका प्रश्न कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।